Good morning, students. So, yesterday topics we have discussed about the what is the state of matter. We have topic the matter in our surrounding. Everything's in our surroundings are made up of some matter, and this matter has three states we have seen. This matter has also some property that also we have seen. So, just I am recalling you that the three state of matter that can be changed by changing to temperature और pressure. तो हमारे आसपास में जो मटेरियल है वो सभी मटेरियल किसी ना किसी मैटर का बना होता है और मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये तीन स्टेट हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करके या प्रेशर को चेंज करके। तो हम किसी भी ये सॉलिड को लिक्विड कर सकते हैं, उसको गर्म करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बना सकते हैं उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। इसका उल्टा गैस से हम लिक्विड बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसको बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। और कुछ कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं कि सॉलिड से गर्म करने के बाद डायरेक्ट गैस बनता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और उसको ठंडा कर देंगे तो वो गैस से सीधा सॉलिड बनता है, उसको भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। तो इसके भी एग्जांपल देखिए बताया था मैंने, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नेप्थॉल हो गया, है ना। तो ये एग्जांपल आपने लिख के भी रखना है और ये प्रोसेस जो दिया हुआ है इसको याद करना है, ठीक है। अभी ये एक्सपेरिमेंट हमने लेबॉर्ट्री में करवाया था पहले भी, तो जब आएंगे तो वो इसको भी आपको करवा के दिखा देंगे, है ना, सब्लिमेशन की प्रोसेस। तो ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है। अभी इवेपोरेशन के फैक्टर कौन से वो भी डिस्कस किया था मैंने, 4 फैक्टर बताया था। उसमें से टेम्परेचर, विंड और सरफेस, तो ये 3 फैक्टर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है। और चौथा फैक्टर जो है ह्यूमिडिटी, वो बढ़ने से इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर बताया था। फिर मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था कि हाउ डज द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। तो मैंने डेजर्ट कूलर के बारे में बताया था, उसके अंदर का पानी वो हवा के अंदर की गर्मी को खींच लेता है और भाप बन जाता है और हवा ठंडी होकर हमारे कमरे में आती है, तो इसलिए कूलिंग होता है। वाई शुड वी वेयर द कॉटन क्लॉथ्स इन द समर्स, गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े पसीना सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका फिर इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से वो इवेपोरेशन प्रोसेस में गर्मी निकल जाती है और हमको ठंडा महसूस होता है। इसी तरह से वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, तो खूब ठंडा पानी अगर लेंगे ग्लास के अंदर या बर्फ़ लेंगे तो ग्लास के बाहर में पानी की बूंदें इसलिए जमा होती है क्योंकि वहाँ पर जो हवा रहती है, हवा के अंदर की ह्यूमिडिटी मतलब पानी की भाप रहती है, वो ठंडी होकर कंडेंसेशन प्रोसेस से पानी की बूंदें बन जाती है और इसलिए वो चिपकी रहती है। तो इसलिए वो ग्लास के बाहर में पानी की बूंदें रहती है। तो ये भी एक प्रोसेस है कंडेंसेशन की। और समरी में मैंने क्या क्या पढ़े हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। जैसे मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, सभी पार्टिकल जो है सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, तो हमारे आसपास जो भी मैटर है वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने ये भी सीखे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड द मिनिमम इन गैसेस। तो हमने देखा है जो मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है पार्टिकल में, और
लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होता है और गैस के अंदर बिल्कुल मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमने देखा है द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ द सॉलिड। तो जो स्पेस है या काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर सबसे कम होती है और इंटरमीडिएट लिक्विड के अंदर होती है और स्पेस और काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल के अंदर ज़्यादा होती है। ये हमने पढ़े हुए हैं, सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको। फिर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ द solid. In case of the liquid, layers of the particle can slip and slide over each other, while for gas there is no order. Particles just move about randomly. तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल देखे हैं आपने तो एक रेगुलर पैटर्न में लगे रहते हैं। लिक्विड के अंदर के जो पार्टिकल अंदर में लगे रहते हैं, लेकिन ऊपर के सरफेस के सरफेस के पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गैस के अंदर के कोई रूल्स नहीं रहता, सभी पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। तो जो 3 स्टेट है मैटर के उसको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना। तो ऐसे इंटर कन्वर्ट। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। ये भी हमने देखा है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके हम 3 स्टेट ऑफ मैटर हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ द गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड और द सॉलिड टू गैस। ये सब्लिमेशन प्रोसेस है, विदाउट गोइंग थ्रू द स्टेट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से जाते ही नहीं, है ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। बॉइलिंग इज ए bulk phenomena. Particles from the bulk whole of the liquid change into vapor. तो ये बॉइलिंग जो है ना, ये बल्क फिनोमिना में जहाँ पे सभी का सभी इस प्रोसेस में लिक्विड का गैस बनते रहता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। और इवेपोरेशन कैसा रहता है, सरफेस फिनोमिना रहता है मतलब सिर्फ ऊपर की लेयर ही वो पार्टिकल के मूव होते रहते और फिर ऊपर के मूव होने के बाद में फिर उसके नीचे के, फिर उसके नीचे के। तो ये किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन कंटिन्यूसली होते रहता है ना। तो इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में फ़र्क है। फिर हमने देखा है रेट ऑफ इवेपोरेशन। हमने देखा है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, है ना, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर कितना सरफेस एरिया है। टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। हमने देखा ह्यूमिडिटी कम होती है ना, तो ह्यूमिडिटी कम रहने से इवेपोरेशन कम होता है। ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब इसका उल्टा है। इसी तरह से हमने देखा है विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो ये फैक्टर है जो इवेपोरेशन के लिए बाधित करते हैं, चेंज करते हैं। तो इवेपोरेशन से कूलिंग भी होता है ना। अब एक टर्म है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन is the heat energy required to change 1 kg of the liquid to gas at atmospheric pressure at boiling points। तो ये latent heat of vaporization या इसको हम latent heat of melting भी बोल सकते हैं। तो इसको बताने के लिए मैं जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गर्म करते तो बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बर्फ़ पिघलते रहेगा लेकिन बर्फ़ का टेम्परेचर, कभी गर्म बर्फ़ देखा है आपने? गर्म तो बर्फ़ कभी गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है। जब तक वो मेल्ट नहीं होता तब तक वो ठंडा ही रहता है और उसका टेम्परेचर वो 0 ही दिखाएगा। लेकिन जैसे ही बर्फ़ पिघल जाता है तो फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम बर्फ़ को इतना देर तक के जो
हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर है ना, उसको गर्म कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? तो जो हीट एनर्जी किस काम में आ रही है? उसको सॉलिड का लिक्विड बनाने, सॉलिड को लिक्विड बनने की प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो उसको हम बोल सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसी तरह से पानी को हम गर्म करते रहेंगे, पानी उबलते रहेगा, उबलते पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 डिग्री केल्विन है ना, इतना ही दिखाएगा। पानी उबलते रहेगा, टेम्परेचर उसके आगे नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। जब तक पानी उबलते रहेगा उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो हम इतना हीट देते रहेंगे लेकिन पानी का टेम्परेचर उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन पानी बदल जाएगा, पानी किस में बदल जाएगा? वेपर्स में, और इसलिए वो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन करने में हीट एनर्जी काम में आई, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये हम कितनी लैटेंट हीट है तो हम इसको एक यूनिट में नापते हैं। इसलिए हम देखा गया कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे किलो पानी को लिक्विड से वेपर बनने के लिए कितनी एनर्जी होती, जितनी एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसा ही उसी तरह से बताया मैंने। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही है ना। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले टॉपिक में इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँ, और उसके बाद में फिर हम हमने पहले बायो का टॉपिक पढ़ा था, अब ये केमिस्ट्री का, तो इसके बाद में हम फिजिक्स का टॉपिक, तो इसके ऊपर पहले थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।